हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। इससे जुड़े दो टॉपिक्स को मैंने और पिछले क्लास में बताया था कि डुलॉन्ट पैटिस लॉ क्या होता है और आइंस्टीन थ्योरी के बारे में बतलाया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो आज मेरा अगला टॉपिक है डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। तो इसमें आने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी और आपका डुलॉन्ट पैटिस लॉ क्या था, कि वो थ्योरी कहां पर फेल हुआ। तो बाद में इस थ्योरी को लाया गया डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड को। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जानने का कोशिश करते हैं, या फिर मेरे पिछले वीडियो को जिसने नहीं देखा है तो इस थोड़ा सा हिंट में दे देता हूं कि वो थ्योरी कहां पर फेल हुआ, जिसके कारण इस थ्योरी को बाद में लाया गया। तो उसको मैं ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर डुलॉन्ट पैटिस लॉ में क्या था कि रूम टेम्परेचर के ऊपर वह टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। डुलॉन्ट पैटिस लॉ रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर देगा। वो कितना के बराबर होगा, 3R के बराबर होगा। 3R के बराबर होगा। और इसके बाद फिर क्या था आपका, जब ये टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तो ये स्पेसिफिक हीट डिक्रीज जीरो को अप्रोच करेगा। ये चीज इसने बताया था डुलॉन्ट पैटिस लॉ को। अब इसके बाद मेरा क्या आया, आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी आने के बाद क्या हुआ कि जो उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा था, बहुत सारे एजम्पशंस थे, जो बहुत सारे एजम्पशंस को ये थ्योरी आने के बाद रॉन्ग हो गया कि उन्होंने बताया था कि कोई भी सॉलिड के अंदर क्या होगा, एटम जो होंगे इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी को घुसा दिया गया, तो उसमें क्या होगा कि एक दूसरे से क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या था कि मान लीजिए कोई भी एक, यहाँ पर हम इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे छोटे से आइटम्स है, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स हैं, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली कैसे मूव कर सकते हैं। एक दूसरे से क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा, इसमें बहुत सारे फोर्स फील्ड के अंदर ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे फोर्स फील्ड के अंदर ये वर्क करेंगे। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। ये एजम्पशन का क्या हो गया था, आइंस्टीन थ्योरी का ये गलत हो गया था। और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हम लोग ग्राफ के द्वारा प्लॉट किए थे, वो भी हम लोगों का क्या आया था, करेक्ट नहीं आया था। इसके बाद क्या हुआ कि हम वापस फिर डिवाइड थ्योरी को लाया गया। तो आइंस्टीन थ्योरी का जो ग्राफिकल प्लॉट था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था, वो कुछ इस तरह से आ रहा था, जो सही नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ, डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड को लाया गया, जिसने करेक्शन करके बताया कि ये सारे ग्राफ प्लॉट को सही कर रहा है। तो चलिए हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि डिवाइड थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए, ऑल दोज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। पहले क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल जाते हैं कि आइंस्टीन थ्योरी में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इस थ्योरी को वापस से लाना पड़ा। ऑल दोज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट प्रिडिक्ट्स कैटाइटिक्स द वाइब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, बट इट फॉल्स कंप्लीटली एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, डिक्रीजेज मोर रैपिडली एज प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन। मैंने क्या बताया था कि लो टेम्परेचर पर वो क्या होगा, डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। इसी चीज में दोनों क्या हुआ था, फेल हुआ था कि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इस टेम्परेचर पर, तो जब ये 3R कांस्टेंट टेम्परेचर था तो ये तो ठीक था। उसके बाद जब टेम्परेचर डिक्रीज किया, वो क्या हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसका आया था वो क्या हो गया, इसका रॉन्ग हो गया था। तो यही इसमें बताया गया कि ऑल दोज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट प्रिडिक्ट्स स्टैटिक्स द वाइब्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर। ये क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर देगा जो 3R के बराबर होगा। जब ये टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा तब स्पेसिफिक हीट क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, जो इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सही नहीं कर पाया था, जिसके कारण फिर बाद में डिवाइड थ्योरी को लाया गया। बट इट फॉल्स कंप्लीटली एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये लो टेम्परेचर में क्या हुआ कि ये फेल हो गया, डिक्रीजेस मोर रैपिडली एज प्रेडिक्टेड बाय आइंस्टीन। ये तो हो गया इसका पिछला जो हम लोगों ने आइंस्टीन थ्योरी से किया हुआ था कि उसमें क्या ऐसा गड़बड़ी हुआ था, इसके कारण फिर इसको लाना पड़ा। अब हम लोग आते हैं कि डिवाइड थ्योरी में
क्या था। डिवाइड मॉडिफाइड आइंस्टीन इक्वेशन कंसिडरिंग, आइंस्टीन इक्वेशन को डिवाइड थ्योरी से हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड से ने क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। तो फिर इसमें क्या किया हम लोग, ऑल वाइब्रेशन ऑफ द एटम ऑफ द सॉलिड शुड बी कंपेयर टू बी इलास्टिक वाइब्रेशन ऑफ द कंटिन्यूअस मीडियम। एक कंटिन्यूअस मीडियम में क्या होगा, आपका इलास्टिक वाइब्रेशन होगा। कोई भी सॉलिड के अंदर क्या होगा कि आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस मीडियम में क्या होगा, आपका इलास्टिक वाइब्रेशन होगा। उसका वाइब्रेशन कैसा होगा, इलास्टिक वाइब्रेशन होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, द वाइब्रेशन वुड फ्रॉम द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशन क्या देगा हमको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा। ये दूसरा इसका एजम्पशन था कि हमें वाइब्रेशन किस तरह से मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में इस तरह से हमको मिलेगा। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। दस व्हेन अ कंटिन्यूअस सॉलिड इन थ्रोन into elastic vibration of two types of waves are excited in it। इसमें दो तरह के वेव होंगे, एक ट्रांसवर्स वेव और आपका दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ct, it has two perpendicular direction of polarization। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ct। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कैसे होता है, दो परपेंडिकुलर बता रहा है इसमें। तो दो हम लोग ट्रांसवर्स कैसे होता है, इस तरह से ट्रांसवर्स वेव होता है। तो आपका जो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये ct के साथ। इसमें दो वेव्स होगा आपका, टू टाइप्स ऑफ वेव्स। तो पहला आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव। जो ट्रांसवर्स वेव दो परपेंडिकुलर में क्या मिलेगा, हैज टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा इस तरह से। तो ये हो गया इसका ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से हम लोग क्या मिलेगा, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इसमें होगा। तो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ct वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। अब हम लोग इसका आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में। इसके बाद हम लोग करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो चलिए उसको भी हम लोग अभी जल्दी से करते हैं। पिछले सेशन में मैंने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बताया था। तो उसके बाद अब दूसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशनल ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी cl। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव था तब मेरा वेलोसिटी कितना था, ct। और जब मेरा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव था तब मेरा कितना था, ct। और अभी जब मेरा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी मेरा cl। तो ये cl और ct आप लोग याद रखोगे कि कब यूज किया मैंने, कि जब ट्रांसवर्स वेव किया है तो ct यूज किया, और जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है तब हम लोगों ने cl को यूज किया है। तब इसके आगे हम लोग चलते हैं, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एनी टाइप कंटेन between the frequency limit nu and nu plus d nu and enclosed in volume v is given by। तो ये कितना होगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू बाय सी क्यू इंटू वी। वी क्या है इसका, वॉल्यूम, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और सी क्या है, तो सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब आगे चलिए, हेंस द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बोथ टाइप्स। इस टाइप में टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे, विद द फ्रीक्वेंसी लिमिट न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू एंड इनक्लोज्ड इन वॉल्यूम डी। टोटल कितना होगा, मेरा एक है लॉन्गिट्यूडनल और मैंने क्या बताया था, ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूड जब हमारा ट्रांसवर्स वेव था तो कितना परपेंडिकुलर बना था, दो, और इसमें सिंगल होगा। लॉन्गिट्यूडनल है तो इसमें सिंगल होगा। दो इंडिपेंडेंट बना था, जिससे कि ट्रांसवर्स वेव में मैंने बताया था कि जब मेरा इस तरह से वेव चला था दो पर, इस तरह से, तो दो परपेंडिकुलर मेरा पोलराइजेशन हुआ था। इसीलिए जब हम लोग यूज करेंगे तो 4 पाई और यहाँ पर क्या होगा 2 बाय सी टी क्यूब प्लस 1 बाय सी एल क्यूब ब्रैकेट बंद, और न्यू स्क्वायर डी न्यू इंटू वी। यहाँ पर सिर्फ यहाँ चेंज किया गया है, क्या इस इक्वेशन में सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज किया गया है, क्योंकि हम लोग टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड को ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड को, और यहाँ क्या लिए थे, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। दो यहाँ पर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ मोड्स लिए हैं, तो दो हम लोग
एजम्पशंस लिए थे, जिसमें एक था ट्रांसवर्स वेव और एक था क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दिस केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन फैक्टर्स 2 अपीयर एज इट हैज टू इंडिपेंडेंट डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में इस तरह से क्या कर रहा है, वेव चल रहा है, तो मेरा क्या होगा यहाँ पर इस तरह से 2 से 2 ऐड किए हुए, और यहाँ पर जब लॉन्गिट्यूडनल होगा तब क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। अब इसके आगे भी हम लोग करेंगे इसी आने वाले सेशन के अंदर में। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, तो आगे क्या है मेरा, हेंस टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज इज गिवन बाय, कितना इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो सिर्फ इसमें क्या कर देना है, पिछले इक्वेशन में क्या कर देना है, सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट क्या लेना है, 0 to न्यू m को लेना है। डिवाई ने एज्यूम किया था, डिवाई एज्यूम दैट इन अ सॉलिड के अंदर क्या नो फ्रीक्वेंसी कैन गो बियॉन्ड अ डेफिनेट अपर लिमिट, डेफिनेट अपर लिमिट से ऊपर नहीं जा सकता है, वो कितना होगा मेरा न्यू m होगा। तो हम लोग इसलिए लिमिट क्या लिए हैं, 0 to न्यू m। लोअर लिमिट है आपका 0, अपर लिमिट है क्या न्यू m। दिस इज सो चूजन दैट द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन। वो कितने के बराबर होता है, 3n के बराबर होता है। तो जितना हम लोग टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिए हैं वो इक्वल हुआ है किसका, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है मेरा 3n के इक्वल। तो जितना ये मेरा इक्वेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n के बराबर हो जाएगा इतना। तो यही किए हैं सिर्फ अगला इक्वेशन में, कि इस इक्वेशन में क्या किए हैं कि 3n से हम लोग इक्वल कर, इसको किसके बराबर कर दिए हैं, 3n के इक्वल कर दिए हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 वेयर n इज एवोगाड्रो नंबर, वेयर n क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसी में क्या किए हैं, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं अगले इक्वेशन में, ये टर्म सेम रह गया आपका। यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग फाइनल रिजल्ट को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर न्यू m क्यूब बाय 3 इक्वल टू 3n, इस तरह से क्या होगा, सॉल्यूशन जो आपका होगा वो छोटा होगा, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू को याद रखोगे कि न्यू m क्यूब बाय 3 होगा इक्वल टू 3n। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से न्यू m क्यूब को क्या करेंगे कि हम लोग ये साइड ले आएंगे, तो जो ये टर्म था, ये टर्म क्या चला जाएगा मेरा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर से 3 और 3n कितना हो जाएगा, 9n बाय 4 पाई v ब्रैकेट अंडर 2 बाय सी टी क्यूब प्लस 1 बाय 2l क्यूब। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद भी हम लोग आगे अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब इसके आगे के सॉल्यूशन में हम लोग आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, द मीन एनर्जी ऑफ अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय h न्यू बाय e h न्यू बाय kt माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 3। ये क्या कहां से आया है मेरा, प्लैंक्स थ्योरी से। ये h न्यू बाय h का पावर क्या है, h न्यू बाय kt माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 3 मेरा आइंस्टीन प्लैंक कांस्टेंट से, प्लैंक्स थ्योरी से आया हुआ है। इसमें से h क्या है, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट और k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जब भी आप लोग इस तरह से डेरिवेशन करोगे तो साइड में इसका क्या करना है कि प्लैंक्स कांस्टेंट को इस तरह से जो h और k है इस तरह साइड में आप लोग वेयर करके लिख दोगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप लोगों को इस चीज का नॉलेज है कि यहाँ पर h क्या है, k क्या है, न्यू क्या है, इस तरह से आप लोग वेयर करके लिख दोगे। तो अब इसके आगे आते हैं हम लोग, देयरफॉर टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोड ऑफ द सॉलिड इज गिवन बाय। इंटरनल एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं U से, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई v ब्रैकेट अंडर 2 बाय सी टी क्यूब प्लस 1 बाय CL क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब इंटीग्रेशन क्या है आपका, 0 टू न्यू m h न्यू क्यूब d न्यू बाय e का पावर क्या है, h न्यू बाय kt माइनस 1। इस टर्म को क्या किया गया है, सिर्फ यहाँ पर ला करके रखा गया है, तो इसको सिर्फ क्या करना है हमको। अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में, पिछला आप लोग देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 में
हम लोगों ने इतना लाया हुआ है, तो उसका वैल्यू क्या है 9n बाय न्यू एम क्यूब। ये हम लोग इक्वेशन 2 में हम लोग इतना लाए हुए हैं, सिर्फ उसी को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है। तो इंटीग्रेशन क्या है 0 टू न्यू एम, और ये जो टर्म था सेम टू सेम यहाँ पर आपका रह गया फ्रॉम 2 से। यहाँ पर जो आया है ये 2 से हम लोग न्यू एम का वैल्यू निकाले हुए थे 9n बाय 4 पाई वी ब्रैकेट अंडर 2 बाई, ये जो हम लोग का वैल्यू आया हुआ था तो ये हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। 2 का यूज करके हम लोगों ने इतना वैल्यू इसमें यहाँ पर पुट किया हुआ है। सो स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, ये जितना भी हम लोग वर्क कर रहे थे इंटरनल एनर्जी से पहले जो हम लोग निकाले टोटल नंबर ऑफ मोड, ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सो स्पेसिफिक हीट इक्वल टू CV इक्वल टू DU बाय DT, ये फॉर्मूला हम लोग स्पेसिफिक हीट का जानते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे d बाई dt और u के यहाँ पर जो वैल्यू हम लोगों ने लाया हुआ है इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे u के यहाँ पर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया गया है। अब इसके आगे हम लोगों को ध्यान देना है, क्या करना है कि यहाँ से जो ये कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे हम लोग बाहर ले लेंगे। तो CV इक्वल टू 9n बाय न्यू एम क्यूब, और ये टर्म आपका जो यहाँ d बाई dt था इसको हम लोग इसके अंदर में ले गए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा कितना वैल्यू आएगा CV इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट टर्म रह गया, यहाँ से ये टर्म को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना टर्म मेरा आएगा h न्यू क्यूब माइनस 1 e टू द पावर h न्यू बाय kt माइनस 1 इंटू 9h न्यू बाय kt माइनस h न्यू बाय kt स्क्वायर। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है d न्यू, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट किया गया है और ये वैल्यू आपका आ जाएगा। आप लोग डिफरेंशिएट करके देख भी सकते हो कितना वैल्यू आता है कि नहीं आता है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अब जो इसके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा CV इक्वल टू 9n बाय न्यू एम क्यूब इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है आपका 0 से न्यू एम h स्क्वायर न्यू 4 बाय kt, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में e टू द पावर h न्यू बाय kt, और बाय में क्या है e टू द पावर h न्यू बाय kt माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन आप लोग याद रखोगे। इसके बाद जब हम लोग पुट करेंगे इस h न्यू बाय kt के यहाँ पर x मान करके इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे भी हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं।